3 जनवरी 2026। आज सुबह जब हम में से ज्यादातर लोग सो रहे थे, दक्षिण अमेरिका के एक देश में मतलब इतिहास ही बदल दिया गया। वेनेजुएला की राजधानी कराकस धमाकों से दहल उठी और कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो अब उनकी हिरासत में है। ये सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना? बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास विकिपीडिया के लेख हैं, दुनिया भर की न्यूज़ रिपोर्ट्स और कुछ बहुत ही गहरे विश्लेषण भी हैं, जिनकी मदद से हम ये जानेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, इसकी ज़मीन कब से तैयार हो रही थी और अब मदुरो के बिना वेनेजुएला का भविष्य क्या होगा। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो शुरुआत हुई आज तड़के वेनेजुएला के समय के मुताबिक लगभग 2 बजे। बिल्कुल। रात के अंधेरे में उत्तरी वेनेजुएला और राजधानी कराकस पर अमेरिकी हवाई हमले शुरू हुए। लेकिन ये कोई अंधाधुंध बमबारी नहीं थी। नहीं, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। हमारे सूत्रों के मुताबिक निशाने पर थे बड़े सैन्य ठिकाने, जैसे कराकस का फोर्ट ट्यूना, जनरल सिमो फ्रांसिस्को डी मिरांडा एयरबेस और साथ ही कम्युनिकेशन टावर्स और एंटेना। यानी पहला निशाना सीधे सेना की कमांड और कंट्रोल पर था। दिमाग पर हमला करो ताकि शरीर कोई जवाब ही न दे पाए। एकदम सही। मकसद साफ था, वेनेजुएला की सेना को पंगु बना देना, ताकि वे संगठित होकर कोई जवाबी कार्रवाई ना कर सके। हिगुएरोटे एयरपोर्ट और ला ग्वाइरा बंदरगाह पर भी हमले हुए, ताकि देश के अंदर या बाहर जाने के मतलब सारे रास्ते बंद हो जाएं। ये एक बहुत ही सोची समझी सैन्य रणनीति थी। और यहाँ पर एक जानकारी है जो इस ऑपरेशन के स्केल के बारे में बहुत कुछ बताती है। CBS न्यूज़ के सूत्रों का कहना है कि इस जमीनी ऑपरेशन को अमेरिकी सेना की सबसे एलीट यूनिट डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया। डेल्टा फोर्स, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। यह वही यूनिट है जिसने 2019 में आईसिस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को खत्म किया था। डेल्टा फोर्स को भेजने का मतलब है कि अमेरिका इस मिशन को किसी सामान्य सैन्य कार्रवाई की तरह नहीं देख रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे ओसामा बिन लादेन या अल बगदादी के स्तर के एक हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ने के मिशन की तरह देख रहा था। और फिर सुबह 5:21 पर वो हुआ जिसका शायद किसी को अंदाजा नहीं था। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सिर्फ एक लाइन लिखी। बस एक लाइन? निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया है और वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। और इस एक पोस्ट ने मतलब दुनिया भर में भूचाल ला दिया। इसके कुछ ही देर बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कांपती हुई आवाज में टीवी पे आई और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उनकी पत्नी लापता हैं। उन्होंने अमेरिका से उनके जीवित होने का सबूत मांगा। उस वक्त कराकस में आप सोच सकते हैं भ्रम, डर और अनिश्चितता का माहौल था। जब ट्रंप ने ये ऐलान किया तो कराकस में जरूर हड़कंप मच गया होगा। मादुरो सरकार जो अब बिना लीडर के थी, उन्होंने इस पर क्या कहा? क्या उन्होंने तुरंत हार मान ली? हार तो नहीं मानी, लेकिन वे पूरी तरह से सदमे में थे। उनकी पहली प्रतिक्रिया इसे एक साम्राज्यवादी हमला बताने की थी, जो अपेक्षित था। हाँ, उन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया और तुरंत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की। उनके रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि सेना देश की रक्षा करेगी, लेकिन सच कहूं तो उनके बयान में ताकत से ज्यादा घबराहट झलक रही थी। तो ये सब देखकर ऐसा लगता है कि ये अचानक हुआ, लेकिन हमारे सूत्र, खासकर रॉबर्ट लेंसिंग इंस्टीट्यूट का विश्लेषण, वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं था। इसकी बिसात तो अगस्त 2025 से ही बिछाई जा रही थी। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, ये पिछले 5 महीनों की एक धीमी लेकिन लगातार बढ़ती हुई सैन्य और कूटनीतिक दबाव की रणनीति का आप कह सकते हैं आखिरी चरण था। 5 महीने? जी। इसकी शुरुआत हुई अगस्त 2025 में, जब अमेरिका ने वेनेजुएला के पास दक्षिणी कैरेबियन सागर में अपने जंगी जहाज और सैनिक तैनात करने शुरू कर दिए। तो ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन था शुरुआत में, या कुछ और? शुरुआत में हाँ, एक तरह से माहौल बनाना, लेकिन सितंबर में यह प्रदर्शन असली कार्रवाई में बदल गया। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के नाम से अमेरिका ने उन जहाजों पर हमले करने शुरू कर दिए जिन पर वेनेजुएला के लिए ड्रग्स ले जाने का शक था। अच्छा। फिर नवंबर और दिसंबर में ये दबाव और बढ़ा
अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड उस इलाके में भेज दिया। यूएसएस फोर्ड? मतलब अमेरिका पूरी तरह से गंभीर था। बिल्कुल। और उन्होंने वेनेजुएला से तेल ले जाने वाले टैंकरों को रोकना शुरू कर दिया। ये एक तरह की नौसैनिक नाकेबंदी थी जिसने मादुरो सरकार की आर्थिक कमर तोड़ दी। और इसके अलावा भी कुछ? हाँ, दिसंबर के आखिर में सीआईए ने वेनेजुएला के अंदर ड्रोन हमलों जैसे गुप्त ऑपरेशन भी शुरू कर दिए थे। तो ये जो ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ अभियान था, क्या मैं ये सही समझ रही हूँ कि ये असली हमले के लिए एक तरह का बहाना था, सबको दिखाने के लिए कि हम ड्रग्स के पीछे हैं, लेकिन असल निशाना मादुरो थे? ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, चालाक रणनीति थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के गैंग्स जैसे ट्रेन डे अरागुआ और कार्टेल डे लॉस सोल्स को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। अच्छा। और ये मत भूलिए कि निकोलस मादुरो पर 2020 से ही अमेरिका में नार्को टेररिज्म यानी नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के आरोप हैं। ओहो, तो उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को शासन परिवर्तन या सत्ता पलट का नाम नहीं दिया? नहीं दिया, बल्कि इसे कानूनी कार्रवाई की तरह पेश किया, जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को पकड़ने का ऑपरेशन हो। ठीक यही। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कार्रवाई को सही ठहराने में मदद मिली। वे कह सकते थे कि हम वेनेजुएला पर हमला नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ एक भगोड़े अपराधी को पकड़ रहे हैं जिस पर हमारे देश में मुकदमा चलना है। ये सब तो समझ आता है, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। ये सब 3 जनवरी को ही क्यों? अगर तैयारी महीनों से चल रही थी, तो इस तारीख में ऐसा क्या खास था? इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे सीधी वजह तो है खुफिया जानकारी का मौका। इस तरह के हाई प्रोफाइल ऑपरेशन के लिए आपको पक्की जानकारी चाहिए होती है कि आपका टारगेट यानी मादुरो किस वक्त कहां पर होगा, जहां उसे कम से कम नुकसान के साथ पकड़ा जा सके। हो सकता है अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसा ही कोई मौका हाथ लगा हो। और राजनीतिक वजह? अमेरिका के अंदर की राजनीति का इसमें कितना हाथ था? रॉबर्ट लैंसिंग इंस्टीट्यूट का विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप को एक बड़ी, नाटकीय और जल्दी मिलने वाली जीत की जरूरत थी। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें अमेरिकी सैनिकों को कोई खास नुकसान ना हो। सही बात है। हमारे स्रोतों में इसका कोई जिक्र है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? ये बहुत दिलचस्प बात है कि आपने ये नोटिस किया, और ज्यादातर विश्लेषण यही मानते हैं कि ये इत्तेफाक नहीं है। अच्छा। ठीक 35 साल पहले 3 जनवरी 1990 को ही अमेरिका ने पनामा के तानाशाह मैनुअल नुरिएगा को गिरफ्तार किया था। वाह, तो ये एक तरह का संदेश है, इतिहास को दोहराने जैसा। ये कहना कि जो भी अमेरिका के खिलाफ जाएगा उसका हश्र नोरिएगा और अब मादुरो जैसा होगा। बिल्कुल, ये एक सांकेतिक तारीख है। और अगर हम इसे और बड़े कैनवस पर देखें तो अल जजीरा की एक रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप का ये कोई पहला मामला नहीं है। हाँ, इसका तो कोई एक लंबा इतिहास रहा है। बिल्कुल। 1954 में ग्वाटेमाला में सीआईए का तख्ता पलट, 1961 में क्यूबा पर बे ऑफ पिग्स का असफल हमला, 1973 में चिली में साल्वाडोर अलेंदे की सरकार को गिराने में अमेरिकी भूमिका। ये पैटर्न दशकों से चला आ रहा है। जाहिर है इस घटना पर पूरी दुनिया की नजर होगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? क्या सबने अमेरिका की पीठ थपथपाई? नहीं, दुनिया इस पर बिल्कुल बटी हुई है। एक तरफ अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई जैसे नेताओं ने सोशल मीडिया पर जश्न मनाया और इसे तानाशाही के अंत की शुरुआत बताया। लेकिन दूसरी तरफ कड़ी निंदा करने वालों की भी लंबी लिस्ट है। रूस और चीन की निंदा तो अपेक्षित थी, लेकिन मुझे लगता है कि लैटिन अमेरिकी पड़ोसियों का विरोध करना ज्यादा मायने रखता है। क्या ये अमेरिका के लिए एक राजनीतिक विफलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। रूस, ईरान और क्यूबा ने तो इसे सशस्त्र हमला कहा ही, लेकिन जब मेक्सिको और कोलंबिया जैसे बड़े लैटिन अमेरिकी देश इसकी निंदा करते हैं तो ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अपने ही बैकयार्ड में अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर काफी नाराजगी है। वे इसे अपनी संप्रभुता पर खतरे की तरह देखते हैं। और यूरोपीय देश जो हमेशा मानवाधिकार और लोकतंत्र की बात करते हैं, उनका क्या कहना था? यूरोपीय संघ, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन ने बहुत ही सधा हुआ बयान दिया। उन्होंने एक तरफ तो संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपील की, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ दिया कि निकोलस मादुरो की सरकार के पास वैधता की कमी है। तो वे ना तो सीधे तौर पर अमेरिकी हमले का समर्थन कर रहे थे और ना ही मादुरो का। मतलब वे एक तरह से कह रहे थे कि जो हुआ वो तरीका गलत था, लेकिन जिसके साथ हुआ वो भी सही नहीं था। बिल्कुल। लेकिन क्या इस कार्रवाई की कानूनी वैधता पर भी सवाल उठे अमेरिका के अंदर भी? हाँ, और बहुत जोर शोर से। अमेरिका के ही कुछ सीनेटर जैसे कि एरिजोना से रूबेन गालेगो
ने इसे एक अवैध युद्ध कहा है क्योंकि राष्ट्रपति ने इसके लिए कांग्रेस से कोई मंजूरी नहीं ली थी। और सिर्फ अब नहीं, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने तो अक्टूबर 2025 में ही, जब ये सैन्य तैयारी चल रही थी, इसकी निंदा करते हुए कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो इसकी कानूनी वैधता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। मादुरो चले गए, लेकिन अब वेनेजुएला का क्या होगा? इस सत्ता के खालीपन को कौन भरेगा? ये इस समय का $1 मिलियन सवाल है, और इसका जवाब सच कहूं तो किसी के पास नहीं है। हमारे सूत्र, खासकर रॉबर्ट लैंसिंग इंस्टीट्यूट का विश्लेषण 3 मुख्य संभावनाओं की ओर इशारा करता है, और तीनों ही बहुत जटिल हैं। चलिए पहली संभावना से शुरू करते हैं। से जो होना चाहिए, इसके तहत उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बन जाना चाहिए और फिर चुनाव कराने चाहिए। लेकिन क्या ये वाकई एक विकल्प है? डेल्सी रॉड्रिगेज तो पूरी तरह से माधुरों की करीबी मानी जाती हैं। अमेरिका और वेनेजुएला का विपक्ष उन्हें कैसे स्वीकार करेगा? यही तो समस्या है। ये तो सिर्फ चेहरे का बदलाव होगा, सिस्टम तो वही रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए ये विकल्प सिर्फ कागज पर ही मौजूद है। इसकी जमीनी हकीकत में बदलने की संभावना न के बराबर है। उन्हें कोई अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू मान्यता नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये हमें दूसरे विकल्प पर लाता है, जो कि है विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो। हाँ, मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है, वो विपक्ष का सबसे बड़ा और विश्वसनीय चेहरा है। उन्हें अमेरिका और यूरोप का पूरा समर्थन हासिल है। वे सत्ता संभाल सकती हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? उनकी अपनी वैधता। उन पर यह आरोप लगेगा कि वो अमेरिकी टैंकों पर सवार होकर सत्ता में आई हैं। इससे देश के अंदर उनके लिए समर्थन जुटाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक विकल्प, सेना का नियंत्रण। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वेनेजुएला में सबसे शक्तिशाली संस्था आज भी सेना है। सेना इस मौके का फायदा उठाकर सीधे सत्ता पर कब्जा कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सेना खुद कितनी एकजुट है। क्या सेना का कोई एक गुट मादुरो के वफादारों का साथ देगा? क्या दूसरा गुट विपक्ष का समर्थन करेगा? या सेना खुद एक नई ताकत के तौर पर उभरेगी? सेना का अगला कदम ही वेनेजुएला का भविष्य तय करेगा। और इन सब के बीच क्या वहां एक गृह युद्ध या लंबे समय तक चलने वाले विद्रोह का खतरा है? ये खतरा सिर्फ है नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा है। देखिए, मादुरो तो चले गए, लेकिन चावेज़्मो की विचारधारा जो ह्यूगो चावेज़ ने शुरू की थी, वो अभी भी जिंदा है। सही बात है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जमीन पर मादुरो की पकड़ सिर्फ सेना के भरोसे नहीं थी। उनके कलेक्टिवोज हैं। ये सरकार समर्थक हथियारबंद गुट हैं जो शहरों और मोहल्लों को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये एक तरह की प्राइवेट आर्मी है जो सरकार के लिए काम करती थी। हाँ, आप कह सकते हैं। और वे बहुत ताकतवर हैं। वे आसानी से हथियार नहीं डालेंगे। तो मतलब अगर अमेरिका वेनेजुएला में लंबे समय तक रुकता है या जो भी नई सरकार बनती है वो लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, तो ये देश एक लंबे और बहुत ही हिंसक विद्रोह की आग में घिर सकता है। देश में पहले से ही बहुत हथियार और संगठित समूह हैं जो आसानी से हार नहीं मानेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक बेहद सोची समझी और कई महीनों की तैयारी के बाद की गई सैन्य कार्रवाई थी। इसे दुनिया के सामने नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक कानूनी एक्शन की तरह पेश किया गया, लेकिन इसके तार लैटिन अमेरिका में अमेरिकी दखलंदाजी के लंबे इतिहास से जुड़े हैं। और मादुरो की गिरफ्तारी ने वेनेजुएला के संकट को खत्म नहीं किया है, बल्कि उसे एक ज्यादा अनिश्चित और शायद ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक बात सोचने वाली है। हमारे स्रोतों में रूस की प्रतिक्रिया पर एक बहुत दिलचस्प बात कही गई, रणनीतिक चुप्पी। रणनीतिक चुप्पी? हाँ, रूस ने अमेरिका के इस कदम की निंदा तो की, जैसा कि अपेक्षित था, लेकिन कोई ठोस जवाबी कार्रवाई या हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे मॉस्को एक लंबी गेम खेल रहा है। क्या मतलब? वो शायद मादुरो को गिरने दे रहा है, ये जानते हुए कि इसके बाद वेनेजुएला में जो अस्थिरता और अराजकता फैलेगी वो अमेरिका के लिए एक नया सिरदर्द बनेगी। हो सकता है रूस इस अस्थिरता का फायदा उठाकर और अमेरिकी प्रयासों को कमजोर करके बाद में इस क्षेत्र में अपना प्रभाव और बढ़ाना चाहे। अच्छा। तो सोचने वाली बात यह है, क्या मादुरो की गिरफ्तारी के साथ वेनेजुएला के राजनीतिक नाटक का एक अध्याय खत्म हो रहा है, या फिर ये अस्थिरता के एक बिल्कुल नए और ज्यादा जटिल दौर की शुरुआत है, जहां अलग अलग वैश्विक शक्तियां अपने अपने मोहरे चलेंगी?